हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब ज़ोर शोर से अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की लगभग 4 क्लासेस ले चुके हैं और ये आज हमारा होने वाला है क्लास नंबर 5। तो इससे पहले जो हमने 4 क्लास लिया है उस पे हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ी है और उनको कौन कौन से कारक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब जो हमारे जेटेड के लिए जितना भी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी उतनी हम लोगों ने कवर कर ली है। अगर आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी और एग्ज़ाम में जितनी भी क्वेश्चन आ सकती हैं उससे रिलेटेड वो उन्हीं में से बन जाएगा। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है, आप लोग पिक्चर देख के शायद ये अनुमान लगा भी सकते हैं कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। तो सोशलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी बालक का या किसी भी वयस्क का अपने समाज के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ एक पारस्परिक संबंध बनाना और उनके साथ एक सहयोग भरा वातावरण का निर्माण करना, यही हमारा कहलाता है समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। तो क्या होता है सोशलाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो इन्फेंट होता है यानी कि शिशु होता है, उस वक्त वो बच्चा ना तो वो सोशल है और ना ही सोशल नहीं है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते। क्योंकि जब वो इन्फेंट होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वो सोसाइटी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो सिर्फ अपने माता पिता से ही थोड़ा बहुत घुला मिला होता है। उसे उस वक्त तक बातचीत करना, लोगों के साथ व्यवहार करना, ये सब नहीं आ रहा होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि हम लोग इस अवस्था में बच्चे को ना तो सामाजिक बोल सकते हैं और ना ही असामाजिक, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट अपने माता पिता के साथ कर रहा है। भले ही वो उनसे बात करने में असमर्थ है, लेकिन उसके कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो उनके माता पिता भली भांति समझ पाते हैं। तो इसका कहने का यही तात्पर्य है कि उसको हम लोग ना तो सामाजिक बोल सकते हैं और ना ही असामाजिक। आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नवजात बालक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। तो जब उस बच्चे का समाजीकरण किया जाता है तब वो बच्चा पूरी तरह से सामाजिक प्राणी बन जाता है। वह बातचीत करना सीख जाता है, लोगों के साथ उठना बैठना सीख जाता है, लोगों के साथ व्यवहार करना, आचरण करना सीख जाता है। इसीलिए तब वो बच्चा पूरी तरह से समाजीकरण प्राणी बन जाता है, यानी कि एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत कोई के मुंह से, अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये टर्म हमेशा आता है कि मनुष्य जो होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति है, वह एक सामाजिक प्राणी होता है। तो वह जो नवजात बालक था, जब वह किसी समाज के संपर्क में आता है तब वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अभाव में समाज व संस्कृति अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती, क्योंकि वह समाज के ही जो कार्यक्रम होते हैं उसी के द्वारा संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। चाहे वह हमारे वस्त्र हो, यानी कि हमारे जो परिधान हो, वेशभूषा हो, बातचीत हो, या कोई भी तरह की परंपराएं हो, या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हो, तो वो सारे हमारे समाज से ही रिलेटेड होती है और वो समाज के द्वारा ही एक दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती है। तो इसीलिए अगर समाजीकरण किसी बालक का नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर उसकी संस्कृति का भी आदान प्रदान नहीं होगा और संस्कृति उस स्थिति में अपना अस्तित्व खो देगी। तो जिन व्यक्तियों को मानव का संसर्ग नहीं मिला वे या तो नष्ट हो गए, या और यदि वे कुछ दिनों तक जीवित बचे भी रहे तो उनका व्यक्तित्व विकृत पाया गया।
यानी कि ऐसा बच्चा जो समाज के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आया, तो वो या तो फिर उसका वो मानव के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, या तो फिर उसमें जो मानवीय जो भी प्रकृति होती है वो उसमें नहीं पाई गई, या तो फिर वो विघटित हो गया, ये कहा जा रहा है। एक सामाजिक प्राणी बनने तथा मानवीय व्यवहारों को सीखने के लिए आवश्यक है व्यक्ति समाज में रहे। सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही मानव की कल्पना की जा सकती है। तो अगर हम लोगों को मानव की तरह व्यवहार करना है, हमें एक सामाजिक प्राणी बनना है, तो हमें समाज के संपर्क में रहना होगा। समाज के संपर्क में रहे बिना हम एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते, एक मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो समाज के द्वारा ही एक मानव की पृष्ठभूमि की कल्पना की जा सकती है। समाज के अभाव में उस व्यक्ति का मानव होना, यह एक संदेहास्पद स्थिति पे आ जाता है। यदि समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति नहीं गुजरता है, तो वह भी एक पशु की तरह बना रहेगा और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। समाजीकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों से अंतःक्रिया करता हुआ अपने को सामाजिक परंपराओं और संस्कृति के अनुकूल बनाता है और अपने को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करता है। यदि उस बालक को समाज के संपर्क में ना लाया जाए, तो उसका अस्तित्व जो है एक पशु की भांति ही रहेगा और उसके जो अस्तित्व होगा वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। आगे है समाजीकरण की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार समाजीकरण की परिभाषाएं दी हैं, जो कि इस प्रकार है। इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना, आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इसमें अकोलकर के द्वारा कुछ कहा गया है, किम्बाल यंग के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, गिलीन के द्वारा, किंग्सले डेविस और फिशर के द्वारा भी कुछ बातें समाजीकरण के बारे में कही गई है। इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो समाजीकरण के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों तथा विपरीत सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करना सिखाता है। यानी कि हमारे समाज में जितने भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको हम लोग कैसे अपनी अगली पीढ़ी तक लेते जाएं, और जो रूढ़िवादी परंपरा है उनका कैसे विखंडन करें, और जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका कैसे पालन करें, और अपने विपरीत सामाजिक परिस्थिति में हम कैसे अनुकूलन स्थापित करें, ये भी हमें समाजीकरण के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा है, समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताओं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और जीवित रहती है। तो जितनी भी संस्कृति होती है, हमारी सभ्यता होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना या हस्तांतरित करने वाला कार्य भी समाजीकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। मात्र जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने हेतु ही समाजीकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि एक बायोलॉजिकल प्राणी यानी कि एक जैविकीय प्राणी से एक समाजीकरण प्राणी बनने में हम लोगों को समाजीकरण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। समाजीकरण समाज में कुछ सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिका के निर्वाह योग्य बनाता है। तो समाज जो होता है वो बच्चों को कुछ सिखाता है जो कि उसे आगे अपना जीवन यापन करने में उसे मदद करता है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही हो सकता है, समाज से अलग नहीं। मानव की मूल प्रवृत्तियां समाजीकरण विकसित होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति में स्व का विकास करती है, जिसमें उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जो सोशलाइजेशन होता है यानी कि जो समाजीकरण होता है, उसके बहुत सारे कारक होते हैं यानी कि एजेंट होते हैं। वो एजेंट कौन कौन से हैं? पहला है फैमिली यानी कि परिवार। परिवार से हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख जाते हैं? वह है लैंग्वेज यानी कि भाषा। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा को सीखने की जो कला होती है वो हमें अपने परिवार के द्वारा ही मिल पाती है। उसके बाद है रिलेशनशिप्स यानी कि दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें परिवार के द्वारा ही सीखता है। यानी कि माता पिता के साथ कैसा रिलेशन है हमारा, वो हमें परिवार के द्वारा ही पता चलता है। उसी प्रकार से अन्य जो रिश्ते होते हैं, अन्य जो रिलेशन होते हैं, वो भी हमें एक फैमिली के द्वारा ही अच्छी प्रकार से समझ में आता है।
उसके बाद है रूल्स, इनिशियल सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो शुरुआती समाज के साथ जो बातचीत होती है हमारी, वो हम लोग जो है सोशलाइजेशन में फैमिली को यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पीयर्स, यानी कि जो हमारे सहपाठी होते हैं, यानी कि जो हमारे मित्र होते हैं, वो हमारे जो सोशलाइजेशन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो वो हमें बहुत सारी क्रियाएं करना सिखाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना जो है वो हमारे पीयर्स हमें सिखाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा रिलीजन, यानी कि हमारा धर्म। हमारा धर्म हमें बहुत सारी मान्यताओं के बारे में बताता है, हमें दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार प्रेम के साथ, प्यार के साथ दूसरों के साथ बिहेव करना है, उनके साथ रहना है, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। उसके बाद है हमारे जीवन का क्या महत्व है, इसका क्या अस्तित्व है, इसके बारे में भी हमें हमारा रिलीजन ही बताता है। और हमारे जीवन को जीने के लिए जो सही मार्गदर्शन होता है वो भी हमें हमारा रिलीजन ही प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। जो भी सरकार होते हैं वो हमें बहुत सारे लॉज, यानी कि जो नियम बने होते हैं उनके बारे में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि लोगों के साथ जो सिक्योरिटी यानी कि सिक्योर की जो भावना होती है उसके बारे में, सैंक्शन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि हम क्या क्या कार्य करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, इनके बारे में अवगत कराने वाला भी हमारा गवर्नमेंट, हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून जो होते हैं उनके द्वारा हम इन सारी चीज़ों से अवगत हो पाते हैं। उसके बाद आता है मीडिया, यानी कि आजकल के जो ज़माना है, यानी कि आजकल का जो टाइम है, इसमें मीडिया का इतना ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, सोशल मीडिया का, कि हम लोग इससे दूर नहीं रह सकते। इस सोशल मीडिया की मदद से ही हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। ये हमें स्टीरियोटाइप्स, ट्रेंड जो होते हैं, यानी कि जो रूढ़िवादिता होती है, इनके बारे में बताते हैं, और हमें लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है और उन रूढ़िवादिताओं का किस प्रकार विरोध करना है, इनके बारे में हमें मीडिया के द्वारा ही बहुत सारी पता चल पाता है। उसके बाद है वर्क, यानी कि जो हमारा कार्य होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कहीं किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, या फिर हमारी तरह अगर हम शिक्षक हैं, तो इस प्रकार का जो कार्य होता है यह भी हमें बहुत सारी उस कार्य के अनुरूप व्यवहार करना भी हमें, ये हमारा जो कार्य होता है यही हमें सिखाता है। एथनिक बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं हमारे पीछे, हमारे परिवार की, हमारे पीढ़ी की, तो वो हमें बहुत सारी बिलीफ, यानी कि बहुत सारी मान्यताओं, बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे कस्टम, रीति रिवाजों के बारे में भी हमें इसी से पता चलता है। क्लब्स या सोशल ग्रुप, अब आजकल बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। इन सोशल ग्रुप्स में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी बातचीत होती है जिससे हम लोग बहुत नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जो भी हमारे समाज में घटित हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग ये जान पाते हैं। उसके बाद है स्कूल। स्कूल जो होता है वो हमारा जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्कूल में ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने जिस भाषा को अपने परिवार में नहीं सीखा है और हमें उस भाषा की ज़रूरत हमारी सोसाइटी के लिए, उस टाइम के लिए हमें है, तो वो भाषा हम हमारे स्कूल से ही सीख पाते हैं। उसके साथ ही साथ अनुशासन जो होता है वह भी हमें स्कूल से ही प्राप्त होता है। जो ग्रामर रूल्स होते हैं, यानी कि किसी भी भाषा को बोलने का एक ग्रामर रूल होता है, उसके विषय में भी हम लोग स्कूल में ही समझ पाते हैं। आगे है हमारे पास समाजीकरण की प्रक्रिया, जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा हुआ है उसी से ये रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उसमें देख भी ली है, तो अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग इसमें देखेंगे और उनके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो हमारा जो समाजीकरण होता है किसी भी चाइल्ड का, वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, डिफरेंट टाइप से होता है। तो वो किस प्रकार होता है
उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे हम लोग ऊपर की परिभाषाओं में हम लोग देखे हैं, तो उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समाजीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती है, यानी कि जब हम चाइल्डहुड एज में होते हैं उस टाइम से लेकर हमारे डेथ हो जाने तक ये जो कार्य है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, ये उस वक्त तक चलती है। नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने के अनेक स्तर होते हैं। ये स्तर विभिन्न आयु खंडों में विभक्त होते हैं। तो प्रोफेसर जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को 4 स्तरों में विभाजित किया है। किसने किया है ये आप याद रखना। प्रोफेसर जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को 4 स्तरों में यानी कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, ये 4 स्तर कौन कौन से हैं। पहला है मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग की जो अवस्था है ये मौखिक अवस्था ही होती है। यह स्तर सामान्यतः आयु के 1 से 1.5 वर्ष तक ही रहता है। अब ये जो अवस्था होती है 1 से 1.5 वर्ष तक ही रहती है। इस समय बच्चे की आवश्यकता जैविकीय एवं मौखिक होती है। तो उसकी जो नीड होती है उस टाइम वो सिर्फ बोलना ही सीख रहा होता है उस टाइम तक, क्योंकि इससे पहले उसको बोलना नहीं आता है उस बच्चे को, तो वो इस एज तक सिर्फ बोलना ही सीखता है। इस समय बच्चा परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं पहचानता। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माता को ही पहचान पाता है, इसके अतिरिक्त और किसी को भी वो पहचानने में सक्षम नहीं होता है। वास्तव में इस समय बच्चे और माँ के कार्यों में कोई अंतर नहीं होता है। बच्चा माँ के साथ एकरूपता स्थापित करता है और माँ में ही विलीन हो जाता है। इस अवस्था में बालक सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संकेत देना सीख जाता है, यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको भूख लगी है तो वो कुछ आवाज़ें निकालेगा अपने मुंह से, कुछ इशारे करेगा, ठीक है। उसको अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ़ है, जैसे कि बच्चों को अगर कभी सर्दी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे माता को उनके पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो इस स्टेज में सिर्फ बच्चे अपनी जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए ही कुछ इशारे करता है, कुछ बोलता है। शेषवावस्था में यह 1.5 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है शेषवावस्था। इस स्तर में बच्चे यह अपेक्षा करता है कि वो जो भी मतलब कि जो उसकी डेली के जो कार्य यानी कि सोच संबंधी क्रियाएं हैं उसको वो सीख जाए, जैसे कि मिट्टी लगने पर हाथ को साफ करना, आग से दूर रहना, कपड़े को गंदा नहीं करना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा इसमें सीख जाता है। इसमें उसको सही और गलत के बारे में निर्देश दिया जाता है और उसके द्वारा वह इस स्टेज में सीख जाता है। इस स्टेज में बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए उसे प्यार से समझाना चाहिए। उसे अगर हम डांट फटकार के कुछ सिखाना चाहेंगे तो इस स्थिति में बच्चा में आत्मग्लानि की भावना आ जाती है और वो उतनी शीघ्रता से उन चीज़ों को नहीं सीख पाता और वो डर जाता है। उसके बाद है 3rd नंबर हमारे पास अंतर्निहित अवस्था या फिर तादात्म्यकरण। इस अवस्था का आरंभ 3 से 4 वर्ष की अवस्था में होती है और यह 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक ये रहता है। इस अवस्था में वह बच्चा पूरे परिवार से बातचीत करना सीख जाता है। इसके साथ ही साथ वो अपने समाज और अपने वातावरण के क्षेत्र में भी वो मिलना जुलना शुरू कर देता है। वह स्वयं चल फिर पाता है और अपने मित्रों से मित्र बनाना शुरू कर देता है, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ा थोड़ा उसमें जो अपनी नई भावनाएं आ रही है, जो नई यौन भावनाएं आ रही हैं, उनके बारे में वो थोड़ा थोड़ा परिचित होने लगता है। चौथा है किशोरावस्था। इस स्तर का आरंभ 12 से 13 वर्ष की आयु से होता है और 21 वर्ष की उम्र तक रहता है। इस स्तर को मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। इस स्तर में व्यक्ति में स्वयं सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो वह इस स्थिति में, इस एज में बच्चा जो है अब उसमें
खुद से करने की भावना आ चुकी है तो वो खुद से कर कर के चीज़ों को सीखेगा और वो हर एक चीज़ के पीछे तर्क ढूंढना चाहेगा कि ऐसा है तो क्यों है। हमारे समाज में जैसे कि मान लीजिए कोई प्रथाएं चली आ रही हैं, अगर वो प्रथाएं चली आ रही है तो उनके बीच का वो लॉजिक ढूंढेगा कि वो प्रथाएं क्यों चली आ रही हैं, उनके पीछे का कारण क्या है और ये सही है कि गलत है। उनके बीच में मतभेद करना भी ये शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टेज होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें व्यक्ति अपने पड़ोस से, अपने समाज से बहुत अपरिचित लोगों के संपर्क में भी आता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जॉनसन के अनुसार किशोरावस्था जो है वो समाजीकरण का अंतिम चरण है, क्योंकि उन्होंने 4 ही चरण बताए थे जिसको कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वयस्क होने के बाद भी मृत्यु पर्यंत समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यह अवश्य है कि किशोरावस्था के पश्चात वह प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं रह जाती। तो जो समाजीकरण के जो चरण है जिसको कि हम लोगों के जॉनसन जो थे उन्होंने दिया है उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है समाजीकरण के कुछ चरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि है फर्स्ट में बाल्यावस्था, फिर हमारे पास आता है युवावस्था और सबसे लास्ट में है प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में बच्चा किससे किससे सीखता है, तो वो अभिभावक से यानी कि अपने माता पिता से, दूसरा है दूसरे शिशु से यानी कि उसी के उम्र के दूसरे बालक से वो सीखता है। तीसरा है पढ़ाई एवं चलचित्र, यानी कि उसे जो भी पढ़ाया गया है उससे सीखेगा और जो वो मीडिया के माध्यम से सीखता है वह। और चौथा होता है उसके बाद कक्षा के बालक से, यानी कि उसके जो सहपाठी हैं, उसके जो टीचर्स हैं उनसे सीखेगा। और पांचवा होता है दूसरे अन्य बालक, यानी कि उस स्कूल में रहने के अलावा उसके जो आस पड़ोस में उसी के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे भी वो सीखता है। उसके बाद दूसरा है युवा अवस्था। इसमें वह अन्य दूसरे युवक से सीखेगा, अपने अभिभावक से सीखेगा, एक समुदाय से यानी कि उसका जो समाज है उससे सीखेगा, राजनीतिक दल से सीखेगा, चर्च एवं विद्यालय यानी कि कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे सीखेगा, अपने विद्यालय से सीखेगा, अपने ग्रुप यानी कि समूह से सीखेगा। उसी प्रकार से चलचित्र यानी कि मीडिया के माध्यम से भी वो सीखेगा। प्रौढ़ावस्था में पत्नी से, बालक से, उसके घर, पड़ोसी, चर्च और व्यावसायिक समूह से वो सीखेगा, क्योंकि उस वक्त तक वह व्यवसाय में लग चुका होगा, उसका विवाह हो चुका होगा, तब वह अपनी पत्नी और अपने व्यवसाय समूह से भी, अपने बच्चों से भी वह बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेगा। उसके बाद जब एरिक्सन आए तो उन्होंने सोशलाइजेशन की 8 स्टेजेस यानी कि 8 स्तरों के बारे में बात किया। पहला है इन्फेंसी यानी कि शिशुआवस्था, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, फिर होता है प्री स्कूल यानी कि उसके स्कूल जाने से पहले की अवस्था, लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, यंग अडल्टहुड यानी कि पूर्व युवा अवस्था, और 7 होता है मिडिल अडल्टहुड यानी कि मध्य युवा अवस्था, और मैच्योरिटी यानी कि प्रौढ़ावस्था। तो इन सारे स्टेजेस होते हैं एरिक्सन के अनुसार। इन सारे स्टेजेस में वो डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट जो भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनसे वो सीखता है समाजीकरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक कौन कौन होते हैं, तो जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु हो जाने तक उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती ही रहती है और उसको जो है प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक जो है अपना योगदान देते रहते हैं। जैसे पहला है पालन पोषण। तो पालन पोषण जो होता है वो समाजीकरण का पहला चरण होता है। इसमें बच्चे का जो प्रणाली होता है, उसका रहन सहन का जो तरीका होता है वो पालन पोषण से ही प्रभावित होता है। यदि उसका वातावरण जो है, पालन पोषण देने का जो वातावरण है वह सही है,
तो वो बच्चा अच्छी प्रकार से समाजीकरण कर पाता है और समाज के साथ वो ठीक से घुल मिल पाता है। तो ये होता है। अगर उनमें पालन पोषण में कुछ कमी रह जाती है या फिर उन्हें सही शिक्षा नहीं दी जाती उनके माता पिता के द्वारा, तो उससे भी उसका जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होने वाली है उसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे ये भी हो सकता है कि उसका ठीक ढंग से समाजीकरण ना हो और वह बुरी आदतों का शिकार हो जाए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसके माता हैं इनके साथ और इनको बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रियाओं के बारे में सिखा रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में। दूसरा है सहानुभूति। सहानुभूति जो होता है वो बच्चों में प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास करती है। यदि हम उसे किसी भी गलती के लिए अगर हम उसे समझा कर प्यार से उसे हम समझाने का प्रयास करें तो वह जो है उसके साथ उसको अपनत्व की भावना का विकास हो जाता है और वह उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार यदि हम उसके साथ डांट फटकार करके हमेशा बिहेव करते हैं तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति भय और घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, जो कि आगे चलकर विचलनकारी बन सकता है। उसी प्रकार है सामाजिक प्रशिक्षण। तो बच्चों में जो सामाजिक प्रशिक्षण होता है वह उसके स्कूल से हो सकता है, उसके दोस्तों के द्वारा या फिर उसके समाज में कुछ आस पड़ोस के लोग होंगे उनके द्वारा हो सकता है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं आप, इसमें स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं बच्चों के समाजीकरण को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है हमारे लिए आगे चल कर के। चौथा है अनुकरण, यानी कि अनुकरण के द्वारा भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो उसके सामने जब वो बच्चा समाजीकरण की अवस्था में हो उस वक्त उसके सामने एक समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए और जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस व्यवहार का बच्चा अनुकरण कर सकता है, तो उसके सामने हमें उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पांचवा है आत्मीकरण। यानी कि माता पिता जो होते हैं वो परिवार और आस पड़ोस के जो स्नेह प्रेम और सुंदर व्यवहार होते हैं उसके कारण बच्चा जो है और उन्हीं समाज के द्वारा उन्हीं आस पड़ोस उनके माता पिता के जो भी व्यवहार होते हैं उनका अनुकरण करके वो उनको आत्मीकरण कर लेता है और उनके आदर्शों को वो सीखने लगता है। छठा नंबर है प्रत्यक्षीकरण। जो परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण जो होता है, वो व्यक्ति जो होता है वो विपरीत परिस्थिति में भी किस प्रकार अनुकूलन स्थापित कर सकता है, इसके बारे में वो समाज से ही सीख पाता है। सातवां है निर्देश, यानी कि उसे किसी प्रकार का निर्देश दिया जाए तो उससे व्यक्ति में प्रेरणा, विश्वास, आदर्श और उसकी जीवन प्रणाली और व्यवहार प्रणाली, इन सब चीज़ों को वो सीखता है। आठवां नंबर है सहयोग। सहयोग से बच्चा में समाजीकरण की भावना और अधिक विकसित होती है और उसमें भी दूसरों का सहयोग करने की भावना विकसित होने लगती है। 9 नंबर है यानी कि पारस्परिक व्यवहार, यानी कि एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, यह भी हमें समाजीकरण के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद है समाजीकरण की संस्थाएं। तो समाजीकरण की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर है फैमिली, फिर लॉ यानी कि नियम कानून, मीडिया यानी कि जो भी हमारे समक्ष मीडिया आते हैं, यानी कि मोबाइल हो गया, टेलीफोन वगैरह, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो हमें किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, रिलीजन धर्म, इकोनॉमी यानी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी पॉलिटी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमारी समाजीकरण की संस्थाएं होती हैं। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही नवजात शिशु सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम उन संस्थाओं का साधनों का अध्ययन करेंगे जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक समाजीकरण करती है। इस प्रकार की संस्थाओं में कुछ का प्रभाव सर्वाधिक होता है, जबकि कुछ का आंशिक रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो प्रभाव के आधार पर हम समाजीकरण की संस्थाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरा होता है द्वितीयक संस्थाएं। यानी कि प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं? ये साधारणतः प्राथमिक समूहों का ही संस्थात्मक रूप है। इस संस्था में बालक का आरंभिक स्तर का समाजीकरण होता है और इसी में उसके आधारभूत व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, और इन्हीं संस्थाओं से ही व्यक्ति द्वितीयक संस्था या द्वितीयक समूहों से सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान को इसी संस्था से पाता है। तो पहला जो है प्राथमिक संस्था में वो है हमारा परिवार, जिसके बारे में हम लोग पहले ही विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से परिवार जो है किन किन कारक से उन बच्चों में समाजीकरण की भावना का विकास करता है, वह आता है माता पिता की अभिवृत्तियाँ, परिवार का आकार, बनावट तथा अंतःक्रिया। परिवार का आकार कहने का अर्थ है कि वह परिवार कैसा है, वो समृद्ध है या फिर वो ज़्यादा विकसित है या फिर वो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। इन सारी चीज़ों में ये फैक्टर डिपेंड करते हैं। फिर है भाई बहनों के साथ कैसे संबंध है, परिवार की व्यवस्था कैसी है। उसी प्रकार से अन्य जो परिवार संबंधी मुख्य कारक हैं वो है माता पिता का व्यवसाय, परिवार का सामाजिक स्तर, टूटे परिवार, रिश्तेदार, दोषयुक्त बच्चे। दोषयुक्त बच्चे कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बच्चा हमारे घर में वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं है, उसमें कुछ कमी हो गई या फिर वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमियां हैं, तो उस कारण से अन्य बालक जो होते हैं उसके आसपास उनका भी विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ध्यान उन बच्चों में दे देते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो ये जो होता है, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में एक फैमिली की फ़ोटो जिसमें दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, दादा दादी और उसके माता पिता का फ़ोटो है। तो ये एक परिवार है, एक संयुक्त परिवार का ये उदाहरण है। उसी प्रकार है रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में परिवार का किस प्रकार की भूमिका होती है वो देखेंगे हम लोग। तो परिवार में क्या क्या सीखता है बच्चा? पहला है उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, उसके स्किल यानी कि उसके कौशल का विकास होता है, उसके धर्म का विकास होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर यानी कि जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण होता है, इंडिविजुअलिटी यानी कि उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और उसके इनेट टेंडेंसी उसमें क्या क्या कार्य करने की क्षमता है उसका भी विकास होता है। उसी प्रकार से उसका चरित्र और उसका नैतिक विकास भी उसके परिवार के माध्यम से ही होता है। उसी आगे है उसका इंटरेस्ट यानी कि उसकी रुचि, उसके हैबिट, उसकी हॉबी, इन सभी चीज़ों का विकास भी परिवार के द्वारा ही हो पाता है। आगे है प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जो कार्य खोज करके या प्रैक्टिकल के माध्यम से जो कार्य सीखा जाता है, यानी और जो वोकेशनल एजुकेशन होता है यानी कि जो मौखिक ज्ञान होता है वो परिवार के द्वारा दिया जाता है। प्राइमरी प्लेस ऑफ लर्निंग होता है एक फैमिली, उसका जो बिलोंगिंगनेस होता है यानी कि उसके रिश्तेदारों के साथ उसे किस प्रकार का संबंध रखना है, ये भी वो अपने परिवार से ही सीखता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व का पूरी तरह से हर पक्ष में विकास उसके परिवार के माध्यम से ही होता है। नातेदारी समूह में वे लोग आते हैं जो जन्म या विवाह के आधार पर हमसे संबंधित हैं। तो सेकेंड नंबर है हमारा नातेदारी समूह यानी कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसके नातेदारी हैं, उन समूहों से भी वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो उसके बारे में कहा गया है। मित्रों का समूह यानी कि उसका जो दोस्त होते हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनसे वो क्या क्या सीखता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है इसमें। जैसे उनके दोस्त के द्वारा वो बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में जानता है और उसके साथ अनुकूलन स्थापित करना सीख लेता है, समाज में रहना सीख लेता है,
और अपने मित्रों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ व्यवहार करना भी सीख लेता है। उसके बाद हमारे पास है द्वितीयक समूह। आधुनिक समाज में द्वितीयक समूहों के विकास के समाजीकरण के साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रत्येक द्वितीयक समूह का निर्माण कुछ न कुछ उद्देश्यों को लेकर होता है और एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। संक्षेप में हम कुछ प्रमुख द्वितीयक समूहों का उल्लेख करेंगे। जैसे फर्स्ट है आर्थिक संस्थाएं, यानी कि आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं हमारे जीवन यापन की दिशा का निर्धारण करते हैं। समाज में विद्यमान आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार, आदर्श और उसके मूल्यों को प्रभावित करती है। जैसे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो व्यक्ति होंगे उनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है। उसी प्रकार से अन्य जो होते हैं, अन्य अर्थव्यवस्था के जो लोग होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जैसे इसमें ही आप देख सकते हैं, सबसे नीचे हम लोग देख रहे हैं जिसको कि लो मेन कहा गया है। इस लो मेन में वो व्यक्ति होते हैं जो गरीब होते हैं, जो ठीक प्रकार से सक्षम नहीं होते हैं, वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ये वाली टेक्निक उनमें चलती है। यानी कि वो रोज़ काम करते हैं और जो भी उनमें उनका बच जाता है उन्हीं से वो अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये लो मेन की कैटेगरी में इनको रखा गया है। उसके बाद है फ्री मैन, क्लैन, इंडिपेंडेंस, लेबर। फिर होते हैं लेबर, जो दूसरों के घरों में काम करेंगे, कुछ जैसे कि मिस्त्री वगैरह, बढ़ई, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है अंडर चीफ रिटेनर्स, क्लीन वेरियर्स एंड स्किल लेनर्स। अब इसमें जो लैंडलॉर्ड होते हैं, यानी कि जो भी ज़मींदार वगैरह होते हैं, या फिर जो सैनिक होते हैं, या फिर जो व्यवसायी होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और क्लेन चीफ्स एंड इमीडिएट फैमिली, यानी कि ये जो होते हैं ये सबसे प्रमुख होते हैं। यानी कि जो राजा वाली भावना होती है, जो सबसे उच्च होते हैं, जो सभी पर शासन कर सकते हैं, ये होते हैं क्लेन चीफ्स। आगे है बहुत सारे जैसे कि पेशे होंगे, जैसे टीचर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वेट्रेस, डॉक्टर, कुक, पुलिस, जज, रिपेयरमैन। अब सबके घर में बच्चे आएंगे, सबके घर के बच्चे, यानी कि टीचर का माहौल जिसके घर में, यानी कि जिस घर में एक टीचर है उसका घर का माहौल कुछ और होगा, वो उस बच्चे का समाजीकरण किसी और प्रकार से होगा। बिजनेसमैन में अलग प्रकार से। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हर जो पेशे के व्यक्ति होंगे, यानी कि अगर आर्थिक व्यवस्था उनकी अलग अलग है तो उन बच्चों में समाजीकरण भी उसी प्रकार से होगा। आगे है धार्मिक संस्थाएं। तो धर्म जो होती है वो समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत देश जो है वो धार्मिक विविधता वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार की नैतिकता होती है, अलग अलग प्रकार के आदर्श होते हैं और उनमें अपने ही धर्म के अनुकूल उनमें चरित्रता भी होती है और वो अपने धर्म के अनुरूप ही विभिन्न संस्कृतियों को अपनाते हैं और आगे चलकर उन्हीं के अनुरूप उनका सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण होता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे है, अब ये जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कोई अगर हिंदू है तो उसको पूजा करनी होगी तो वो मंदिर जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मंदिर का चित्र है, तो वो एक मंदिर में जाएगा, जो भी उसे अपनी पूजा अर्चनाएं करनी है तो वो मंदिर जाएगा। मुस्लिम जो है, यानी कि कोई मुस्लिम समुदाय से हैं तो वे लोग मस्जिद जाना चाहेंगे। सेकेंड वाले पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं, एक जामा मस्जिद का पिक्चर है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड नंबर है, ये स्वर्ण मंदिर है और स्वर्ण मंदिर में आप लोगों को पता ही है कि ये सिख धर्म के लोग करते हैं, यानी कि जो सिख धर्म वाले होंगे वे लोग यहाँ जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो लास्ट वाला है ये चर्च है
और चर्च में इस्लाम के लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। उसी प्रकार से है, इधर आप देख सकते हैं ये बौद्ध धर्म का चित्र है जो कि असम का लिया गया है, जहाँ पर ये है दार्जिलिंग है जगह, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बहुत सारी मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए, और उसी के अनुरूप जो भी उनके अनुष्ठान यानी कि पूजा कार्यक्रम जो भी होते हैं वो यहाँ पर वो करते हैं आके। ये जैन धर्म के लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये जैन धर्म के लोग यहाँ पर, जैन धर्म के लोगों की एक धार्मिक संस्था है, यहाँ पर लोग आते हैं और फिर वो भी अपने ही कार्यक्रम को यहाँ पर करना प्रारंभ करते हैं। थर्ड है शैक्षणिक संस्था। शिक्षण संस्थाओं में हमें पता ही है स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं होते हैं इन्हीं पे लोगों के मित्र बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, और यहाँ पर बच्चे तरह तरह के व्यवहार करना और लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, इन सारी चीज़ों के बारे में, नए नए विचारों के बारे में भी वे लोग इसी संस्थाओं में वे लोग सीखते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एक स्कूल का चित्र लिया गया है और इसमें बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हो सकते हैं ये एक दूसरे के फ्रेंड हो, और अगर नहीं भी होंगे तो स्कूल में जाने के बाद ये सारे बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद है राजनीतिक संस्था, यानी कि आधुनिक जटिल समाजों के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमारे जो राजनीतिक ढांचे हैं किसी भी देश के या फिर किसी भी स्टेट के, उसके बारे में समझने का जो जरिया होता है ये हमारी राजनीतिक संस्थाएं ही होती हैं, और इन्हीं के द्वारा हम बहुत सारे शासन, कानून और अनुशासन के साथ रहना सीखते हैं। अपने कर्तव्य, अपने अधिकार के बारे में भी हम लोग इन्हीं के माध्यम से जान पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वाला पिक्चर हमारे संसद भवन का है जो कि दिल्ली में स्थापित है। उसी प्रकार से नीचे झारखंड विधानसभा का चित्र है जो कि रांची में है। तो ये राजनीतिक संस्था के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है जाति तथा वर्ग, यानी कि विभिन्न जाति के जो जाति या वर्ग के जो बालक होते हैं उन जाति या वर्ग के लोगों का भी उस बच्चे का समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक जाति या वर्ग जो होते हैं उनका खान पान अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका बातचीत करने का तरीका अलग होता है। तो इन जाति या वर्ग के द्वारा ही वे लोग सीख पाते हैं। नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये हमारे जो हिंदू धर्म का जो विभाजन हुआ था 4 वर्णों में, उनके बारे में है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को सबसे उच्च माना गया था। क्षत्रिय जो होते थे वो युद्ध वगैरह में भाग लेते थे, वैश्य व्यवसायों में लग्न होते थे, और शूद्र जो होते थे वो छोटे छोटे कार्य जैसे कि सैनिक वगैरह बनने का कार्य जो है शूद्र करते थे। और दलित जो होते थे, दलित ये इनको छूने नहीं दिया जाता था, छुआछूत माना जाता था इनसे उस ज़माने में। अभी तो ये सब कुछ बहुत कम हो चुका है और कहीं कहीं ये देखने को अब मिलता भी नहीं है उतना। तो देखेंगे कि ब्राह्मण का क्या कार्य था, तो वो या तो फिर पृष्ठ थे यानी पुजारी थे, या फिर वो बहुत सारे अनुष्ठानों में कार्य करते थे, या फिर शिक्षण का कार्य करते थे ब्राह्मण। क्षत्रिय जो थे वो राजा होते थे या फिर योद्धा होते थे। वैश्य मर्चेंट होते थे या फिर लैंड ओनर्स, यानी कि वो या तो फिर वो व्यवसायी होते थे या तो फिर वो जैसे कि लैंड ओनर्स यानी कि जो ज़मींदार होते थे वो हुआ करते थे। वैश्य बता चुके हैं। उसके बाद जो शूद्र होते थे वो जो कॉमन पीपल होते यानी कि जो आम आदमी जिनको बोलते हैं वो होते थे, या फिर सर्वेंट यानी कि नौकर वाले जो कार्य होते थे वो शूद्र करते थे। उसके बाद है अनटचेबल यानी कि जिसको हम लोगों ने दलित कहा है। ये लोग आउटकास्ट होते थे और इनको जो सड़कों पे झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, या फिर बहुत सारे जो गंदे जगह होते थे उनको साफ़ करने का कार्य दिया जाता था, और इनसे छुआछूत माना जाता था।
इन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता था। 6 नंबर है हमारे पास सांस्कृतिक संस्थाएं। तो सांस्कृतिक संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति को उसकी संस्कृति से परिचित कराती है, जिससे व्यक्ति उनसे अनुकूलन करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जैसे कि नीचे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये झारखंड का सरना धुमकुड़िया का चित्र है, जिसमें हम लोग जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो इस धुमकुड़िया में ही बहुत सारे कार्यक्रम सीखे जाते हैं और उनकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है इस क्षेत्र में। यानी कि जो भी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इन्हीं जगहों से हम प्राप्त कर पाते हैं। और ये एक म्यूजियम का चित्र है, जिसमें हमारे बहुत सारे एंशिएंट जो भी जैसे इसमें बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सारी पेंटिंग्स हैं जो कि पुराने ज़माने में की जाती थी, यानी कि जो सांस्कृतिक पेंटिंग होते हैं उनके बारे में भी हम लोग इन्हीं जगहों पर से सीख सकते हैं। व्यवसाय समूह, यानी कि जहाँ व्यक्ति व्यवसाय करता है वो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि वो ऑफिस हो सकता है कुछ, जैसे इसमें देख सकते हैं कि ऑफिस है, एक शॉपिंग पॉइंट है या फिर मार्केट है। यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो समाजीकरण जो होती है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ ये सब कुछ सीखता है और उसका एक जैविक व्यक्ति से एक सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तित होने का कार्य जो होता है वो समाजीकरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। समाजीकरण के माध्यम से ही हम लोग अपनी संस्कृति को आत्मसात कर पाते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।